नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं यूपी पेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। प्रश्न संख्या 1, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। प्रश्न संख्या 4, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करी गई थी। सहायक संधि की बात करेंगे तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्लेजली के द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। बात करेंगे सालबाई संधि की, तो यह कब हुई थी? तो ये हुई थी 1782 ईस्वी में। याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच, यानी ये 1775 से शुरू होकर 1782 ईस्वी तक चला था और 1782 में यह सालबाई की संधि से अंत हुआ था। इलाहाबाद संधि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। इलाहाबाद की जो संधि है यह की गई थी 1765 में। तो याद रखेंगे 1765 में। और इसकी दो संधियां हुई थी। पहली संधि जो हुई थी वह हुई थी 12 अगस्त को, और दूसरी संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त को। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है पेशवा पद कब समाप्त कर दिया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे। यह किस वर्ष हुआ था? यानी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था, यह किस वर्ष हुआ था? तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1818 में। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो यह शुरू हुआ था 1817 ईस्वी में और 1818 ईस्वी तक, यानी 1 वर्ष तक चला था। आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर की संधि। लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी। लाहौर की संधि की बात करेंगे, यह कब हुई थी? तो डेट याद रखेंगे आप लोग, 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846। बात करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 दिसंबर, यह शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1845 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसने काफी अच्छा काम किया था। प्रश्न संख्या 9, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के शासन में पारित हुआ था? यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। यह एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। शासनकाल किसका था? तो वो भी याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है बम्बई। बम्बई में पहला अधिवेशन इसका आयोजित हुआ था। प्रश्न संख्या 12, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। और यह कब करी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 12 जून, डेट याद रखेंगे 12 जून 1905 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आप लोग नाम याद रखेंगे लाला हरदयाल, और साथ में नाम याद रखेंगे सोहन सिंह भाकना का, सोहन सिंह भाकना। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो डेट भी आप लोग याद रखेंगे 15 जुलाई 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा करी गई थी। प्रश्न संख्या 15, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह भी 1918 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न संख्या 18, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1936, 11 अप्रैल 1936। डेट याद रखेंगे आप लोग 11 अप्रैल 1936 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 20, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो यह कब शुरू किया गया था? आप लोगों को याद रखना चाहिए, यह शुरू किया गया था 26 मार्च 1973 में। इंपॉर्टेंट आंदोलन था यह, और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। चमोली। इससे संबंधित व्यक्तियों में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। नाम याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा का, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अनाज हुआ करता था। प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण सर्वप्रथम कहां से मिले हैं?
तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा सिंधु सभ्यता। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, सिंधु सभ्यता का कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला है? इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है। प्रश्न संख्या 25, अशोक के जीवन पर सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिलेखों के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है और इसने इसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका के द्वारा किया है। तो याद रखेंगे, इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। ह्वेनसांग की बात करेंगे तो यह चीनी यात्री था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन नाम याद रखेंगे, हर्षवर्धन। फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान भी चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। प्रश्न संख्या 27, गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति क्या थी? तो यह थी बच्चा प्रांत। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था गुप्तकालीन प्रशासन में। गुप्त काल में विषय किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? विषय क्या होते थे? तो ये होते थे जिला। याद रखेंगे, या जिला होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक से संबंधित मानी जाती है? तो इसका जो स्थापना है नालंदा विश्वविद्यालय का वह करवाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली के लेखक कौन थे? रत्नावली के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली नामक पुस्तक की रचना करी गई थी। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किस धर्म का संरक्षक था? अमोघ वर्ष किस धर्म का संरक्षक था? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, चोलों के प्रसिद्ध नौसेना का विकास मुख्यतः किस शासक के समय हुआ था? जो चोल साम्राज्य जानी जाती थी वह अपनी नौसेना शक्ति के लिए जानी जाती थी। पूछा गया है कि इसका विकास मुख्यतः किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समय जो चोलों की नौसेना थी वह काफी महत्वपूर्ण नौसेना थी और चोल इसीलिए जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 33, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बच्चा आप लोग याद रखेंगे, पांड्य वंश की जो राजधानी थी वह थी मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट वंश है काकतीय। काकतीय वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, काफी इंपॉर्टेंट महारानी रही हैं। तो पूछा गया है काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी वारंगल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? यह काफी उदार व्यक्ति था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था और यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 37, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट नीति थी ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास की। तो ये अपनाई थी बलबन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बलबन। प्रश्न संख्या 38, दीवाने रियासत किसने स्थापित किया था? दीवाने रियासत किसने स्थापित किया था? तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत की स्थापना करी गई थी। प्रश्न संख्या 39, मुगल शासन में खान शमान का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था शाही घरेलू व्यवस्था से। तो आप लोग याद रखेंगे, खान शमान का संबंध शाही घरेलू व्यवस्था से था। प्रश्न संख्या 40, मुगल प्रशासन में वाकिया नवीस का कार्य क्या था? मुगल प्रशासन में वाकिया नवीस का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था समाचार एवं घटनाओं का विवरण देना। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाचार एवं घटनाओं का विवरण देना। प्रश्न संख्या 41, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहेब। नाना साहेब के द्वारा कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या 42, 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो विद्रोह था 1857 का, उसका नेतृत्व ठाकुर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 43, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र पांडुरंग। प्रश्न संख्या 44, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के क्रांति में इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था और इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैद करके रंगून भेज दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, रंगून। प्रश्न संख्या 45, इंडियन मिरर समाचार पत्र किससे संबंधित था? इंडियन मिरर जो समाचार पत्र था वह किससे संबंधित था? तो इंडियन मिरर जो पत्रिका थी उसका संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इसका संबंध होगा देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ। प्रश्न संख्या 46, द हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बच्चे यह साउथ से प्रारंभ हुआ था। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, द हिंदू समाचार पत्र यह प्रारंभ हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, मद्रास से। बंगाली समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाली समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करी गई थी। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बच्चा यह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, तो इन्हें सर पर चोट लगी थी, इसलिए अनहैप्पी थे, तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना करी। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि अनहैप्पी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। 368 किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन से, याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो याद रखेंगे भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, तो आप लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था? यह मिला था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 74वां आप लोग याद रखेंगे, नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अनुच्छेद 72 की बात करेंगे तो यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है, याद रखेंगे क्षमादान शक्तियों से। 123 की बात करेंगे तो यह संबंधित है अध्यादेश से, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को जो क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं वह किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त हैं? तो प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 161। याद रखेंगे अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो यह क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनते हैं। 123 अध्यादेश। प्रश्न संख्या 60, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है। प्रश्न संख्या 62, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति प्राप्त है। तो प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 32, अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आप लोग याद रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट होता है एससी, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसे अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को किसके तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 226। तो याद रखेंगे एचसी को 226 के तहत और एससी को 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 65, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 66, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी बच्चा आप लोग याद रखेंगे, म्यांमार की जो राजधानी है वह है नेपिडा। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
कजाकिस्तान की जो मुद्रा है आपको बताना है वह क्या है। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेंगे। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है टेंगे। रूबल की बात करेंगे तो रूबल है बच्चा यह रूस की। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का जो मुख्यालय आपको बताना है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है जाकार्ता में। जाकार्ता यानी इंडोनेशिया में। आसियान की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त, याद रखेंगे डेट, 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है यानी जाकार्ता में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना की बात करेंगे तो यह कब स्थापित हुआ था? तो डेट याद रखेंगे 17 फरवरी 1863 में। किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे हेनरी डोनेट के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। यहां पर लिख लेते हैं बाय। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हेनरी डोनेट के द्वारा करी गई थी। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR जिसे कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। तो आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 72, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो आप लोग याद रखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। आप लोग याद रखेंगे शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मखाना का जीआई टैग मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और मखाना किस राज्य से संबंधित है। तो यह बच्चा मिथिला का मखाना काफी फेमस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह बिहार राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 75, बनारसी साड़ी किस राज्य का जीआई उत्पाद है? तो बनारसी आप लोगों को पता होगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित जीआई उत्पाद है। प्रश्न संख्या 76, टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। प्रश्न संख्या 77, मसाई जनजाति मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मसाई जनजाति है वह मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये बच्चा अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है मसाई जनजाति। कील नहर कहाँ पर स्थित है? कील नहर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। कील नहर किस देश में स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन जल निकायों को जोड़ता है? अभी तो ये हाल ही में विवाद में रही है यानी चर्चा का विषय रहा है, तो इसके पूछे जाने की संभावना अच्छी खासी है। तो आप लोग याद रखेंगे हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो बच्चा आप लोग याद रखेंगे एक फारस की खाड़ी और दूसरी ओमान की खाड़ी को यह जोड़ता है। प्रश्न संख्या 80, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और यह किन देशों के मध्य स्थित है? तो नाम आप लोग याद रखेंगे विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य स्थित है?
तो नाम याद रखेंगे, केनिया, युगांडा और तंजानिया साथ में याद रखेंगे, तंजानिया। केनिया, युगांडा और तंजानिया, इन देशों के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील, और यह विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। तो आप लोग याद रखेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी की सहायक नदी होती है, यानी उससे मिलकर बनती है। तो बच्चे यहाँ से निकलती है श्वेत नील। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे, विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो वो भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई थी और यह पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करती थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस प्रस्ताव द्वारा हुआ था? नीति आयोग का गठन किस प्रस्ताव द्वारा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? यह थी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। योजना आयोग की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च, डेट याद रखना है आप सभी को, 15 मार्च 1950। हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग का पूछा जाता है अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वह सिटिंग पीएम होता था। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएनपी। जीएनपी क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, जीडीपी क्या होता है वह भी आप लोग याद रखेंगे। जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखेंगे आप लोग, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो जीएनपी प्राप्त होता है। जीएनपी को क्या कहते हैं आप लोग याद रखेंगे, जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ी जाती है तो जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास घटाते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे जीएनपी क्या होती है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे जब इसमें से मूल्य ह्रास घटाया जाता है यानी डिप्रिसिएशन घटाया जाता है, मूल्य ह्रास को जब घटाया जाता है तो प्राप्त होता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तब प्राप्त होता है एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एनएनपी को कारक लागत पर व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। एनएनपी को कारक लागत पर व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। जब एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कीमतों में सामान्य गिरावट को क्या कहते हैं। कीमतों में सामान्य गिरावट को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपस्फीति। जब कीमतों में सामान्य गिरावट होती है तब अपस्फीति होती है, और जब सामान्य रूप से वृद्धि होती है, यहाँ पर याद रखेंगे, सामान्य वृद्धि होती है तब होती है मुद्रास्फीति। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तकनीकी परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो तकनीकी रूप से यानी टेक्निकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी होती है, उसे तकनीकी बेरोजगारी ही कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी जो होती है वह मौसम आधारित होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी बच्चे कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, और चक्रीय जो बेरोजगारी होती है वह होती है जो लगातार चलती रहती है, एक के बाद एक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है मांस एवं प्रसंस्कृत मांस उत्पादन से। तो आप लोग याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है। इसका संबंध है बागवानी और शहद उत्पादन से। दूध की बात करेंगे तो यह संबंधित है श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति। मत्स्य की बात करेंगे तो यह नीली क्रांति से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं थॉमस पिकेटी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इकोनॉमी से, ऐसे ही प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी किसकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है थॉमस पिकेटी की। प्रश्न संख्या 92, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। पेट की मोस्ट फेवरेट पुस्तकों में से एक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है जीवन बीमा से। बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कब शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। इस दिन 3 योजनाएं शुरू हुई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है, तो यह भी दुर्घटना बीमा से संबंधित है, और यह शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। यह दुर्घटना बीमा से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित है, जीवन बीमा से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अटल पेंशन योजना मुख्यतः किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अटल पेंशन योजना की बात करेंगे, यह कब शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। सेम डेट पे 3 योजनाएं शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो बच्चा यह है गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो ये रहे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली और नई वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।